स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के पर्सपेक्टिव से है। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एक ब्लॉक है जिसको कि हम इंडिया ब्लॉक के नाम से जाना करते हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा डिमांड किया गया है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट के द्वारा पहलगाम टेरर अटैक के पर्सपेक्टिव से और उसके लेटर फेज के अंदर में हमारे नाइबर कंट्री के साथ में जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, तो उसके रिगार्डिंग में एक स्पेशल सेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। अब आप देखिए कि पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इसका जो बेसिक प्रोसेस है वो पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पार्लियामेंट्री सेशंस के पर्सपेक्टिव से क्या मेंशन किया गया है, आर्टिकल 85 के अंदर मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के जो दो सेशन हैं उनके बीच में, उनके मिडिल पीरियड के अंदर में 6 मंथ से ज़्यादा का जो समय है वो नहीं होना चाहिए, कि दो सेशंस का जो गैप है मोर देन 6 मंथ का नहीं होना चाहिए। कितने टाइम में पार्लियामेंट है वो असम्बल हो सकता है, सेशंस उसके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसके बारे में किसी भी तरीके का जो लिमिटेशन है वो नहीं है। बट आप देखिए कि नॉर्मल वे के अंदर में हमारा जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जिसके अंदर में आपको बजट सेशन है, मानसून सेशन है और आपको जो विंटर सेशन है, इस तरीके से 3 टाइम्स जो पार्लियामेंट्री सेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है। क्या प्रोसेस है पार्लियामेंट्री सेशन के रिगार्डिंग में? प्रोसेस यही है कि प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन किया जाएगा। प्रेसिडेंट बेसिकली जो वर्क किया करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको जो हेड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसके बेसिस पे वर्क किया करते हैं, तो उनको सम्मन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के सम्मन के बाद में जो कैबिनेट कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर का, उनके द्वारा सेशन का जो शेड्यूल है वो किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब आप देखिए कि इस तरीके से जो सेशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। अब सेशन एग्जिस्टेंस में आया है, क्या रिसेंटली कोई स्पेशल सेशन है उसको ऑर्गेनाइज भी किया गया है पार्लियामेंट का? तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में आपको पता होगा कि जिसको कि हम नारी वंदन एक्ट के नाम से भी जाना करते हैं। वुमेन्स को लोकसभा के रिगार्डिंग में जो लोकसभा इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से रिजर्वेशन को ग्रांट करने का जो प्रोसेस था, कौन सा ये एक्ट था? 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो एग्जिस्टेंस में आया था और उस समय में बिल है वो प्रपोज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्पेशल सेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के बारे में भी मेंशन है, तो आपको कैबिनेट कमेटीज़ के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर्स का ये कमेटी है वो हुआ करती हैं, जो टॉप में मोस्ट मिनिस्टर्स हुआ करते हैं, उनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ के अंदर में जो डिस्कशन है वो किया जाता है इन कमेटीज़ के अंदर में। पहलगाम टेरर अटैक के पर्सपेक्टिव से रिसेंटली डेट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इस तरीके से टोटल हमारे 8 कमेटी हैं। अर्लियर फेज के अंदर में 6 कमेटी हुआ करती थी। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट है, एक स्किल के रिगार्डिंग में कमेटी है जिनको कि 2019 के समय क्रिएट है वो किया गया था। मैक्सिमम जो कैबिनेट कमेटी हैं वो किसके द्वारा हेड की जाती हैं? पीएम सर के द्वारा हेड की जाती हैं। बट 2 ऐसी कैबिनेट कमेटी हैं जो आपको पीएम सर उसके मेंबर हैं वो नहीं हैं और उनके द्वारा उसको हेड है वो नहीं किया जाता। तो एक तो कमेटी है अकोमोडेशन के रिगार्डिंग में कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको जो अकोमोडेशन अलोकेट हुआ करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन है, इसको कौन हेड करता है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसको हेड करते हैं। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है जिनके द्वारा पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको शेड्यूल किया जाता है। इस कमेटी को हेड करने वाले जो पर्सन है वो कौन है? इस कमेटी को जो हेड करते हैं वो हैं प्रेजेंट समय में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। 2020 के समय इसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था कि किसके द्वारा इस पार्लियामेंट्री अफेयर का जो कमेटी है उसको हेड किया जाए। तो हमारे जो सीनियर मोस्ट जो पॉलिटिकल पर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अगर सीनियर मोस्ट हैं तो वो इसको हेड करेंगे, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अगर सीनियर मोस्ट है, उनका अगर एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग में है तो उनके द्वारा इस कमेटी को हेड है वो किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैबिनेट कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट्री अफेयर्स का एक मिनिस्ट्री भी हुआ करती है, उनके द्वारा भी जो डिसीजन है पार्लियामेंट के सेशन के रिगार्डिंग में वो मीडिया के अंदर बताए जाते हैं। तो ये सब हमने यहाँ पे रीड किया। रिसेंटली जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था उसके बारे में भी हमने रीड किया। अब आप देखिए कि जब अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इस ब्लॉक को क्रिएट किया गया था, इंडिया ब्लॉक को जब क्रिएट किया गया था, उस समय इंडिया के अंदर में G20 का मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होने वाला था
G20 का मीटिंग जब इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला था, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस समय भारत वर्ड है उसको यूज किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बोथ वर्ड्स हैं जिनको कि अडोप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं, जो फ्रेमर्स हैं, उनके द्वारा। इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है, जो आर्टिकल 1 के अंदर आपको मेंशन देखने के लिए मिलता है। उन्होंने आप देखिए कि मॉडर्न नेम है उसको भी अडोप्ट किया। भारत जो हमारा ट्रेडिशनल नेम है, जिसमें हम जो भरत हैं, भरत की जो संतान के रूप से कंसिडर किया जाता है। और सिंधु से आप देखिए कि सिंधु से फिर हिंदू है, फिर आपको जो इंडिया वर्ड है जिसका भी ओरिजिन उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो बोथ जो नेम्स हैं हमारी कंट्री के, उन दोनों को ही अडोप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं, फ्रेमर्स हैं, उनके द्वारा। यूएस के अंदर में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर में एंटी जो यूएस है उसके रिगार्डिंग में कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनका उस इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं वो ना रहें, तो यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा एम्बेसीज़ को जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स का जो वीज़ा प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जाए। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको स्क्रीनिंग किया जाए, क्या उनके द्वारा कोई एंटी यूएस का जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग में कोई यहाँ पे जो डिस्कशन है वो ना किया गया हो। रिसेंटली ये जो कंट्रोवर्सी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूएस अथॉरिटीज़ का जो देखने के लिए मिला था, स्टूडेंट्स आप देखिए कि यूएस वन काइंड ऑफ यहाँ पे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के रूप से उसको कंसिडर किया करते हैं, और यूएस के अंदर में काफ़ी जो फ्री स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके के डिस्कशन का। बट फर्स्ट टाइम इस तरीके से आपको जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रोसेस के रिगार्डिंग में अथॉरिटीज़ का जो बेसिकली आप देखिए कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में है, हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से मणिपुर किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको मणिपुर का जो कैपिटल एरिया है उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी आप देखिए कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 25 का, उसके अंदर में हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मणिपुर के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन था कि मणिपुर जो स्टेट है वो स्टेट के फॉर्मेशन से पहले पार्ट सी के अंदर में जो हमारे स्टेट्स डिवाइड हुआ करते थे, पार्ट 1 है, पार्ट ए है, बी है, सी एंड डी के रूप से 4 कैटेगरी के अंदर जो स्टेट्स डिवाइड हुआ करते थे, या पार्ट सी का पार्ट हुआ करता था मणिपुर। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। स्टेटहुड कब मिलता है मणिपुर को? 1971 के समय में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका मैप चेंज होता है। नागालैंड को आप देखिए कि 1963 के समय स्टेटहुड है वो ग्रांट कर दिया गया था। फिर नागालैंड के बाद में 3 स्टेट हैं जो जिनको कि क्रिएट किया जाता है 1971-72 के समय में। 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो मणिपुर है, फिर आप देखिए कि एक त्रिपुरा है, त्रिपुरा के अलावा मेघालय है। मणिपुर है, त्रिपुरा है और मेघालय है। कौन से 2 एरियाज हैं जिनको स्टेटहुड नहीं दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश को यूटी बना दिया गया था उस समय में, और फार ईस्ट के अंदर में सबसे डाउन के अंदर में कौन है? मिजोरम है सबसे डाउन के अंदर में, और सबसे टॉप के अंदर में है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया, मिजोरम को यूटी बनाया गया, और उन दोनों को स्टेटहुड कब दिया जाता है? 1987 के समय में गोवा के साथ में। और मणिपुर को तो आप देखिए कि बाहर से ऐड किया गया था इंडिया के अंदर में 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज ए एसोसिएट स्टेट बनाया गया। चोग्याल डायनेस्टी का वहाँ पे रूल हुआ करता था मणिपुर के अंदर में। मणिपुर के लोगों का फिर डिमांड है कि हमको एसोसिएट स्टेट ना बनाया जाए, उसके अलावा फुल फ्लैज जो स्टेटस है वो दे दिया जाए। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सिक्किम के जो लोग हैं उनको स्टेटहुड है वो दिया गया। आई थिंक जो सिक्किम के जो लोग हैं उनको दिया गया। फिर आप देखिएगा मणिपुर के बारे में हम रीड करेंगे। मणिपुर के अंदर में कंटिन्यूस प्रोटेस्ट है, कंटिन्यूस लोगों का वहाँ पे एक दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में भी वायलेंस देखने के लिए मिला था। अब मणिपुर के अंदर में जो मैती कम्युनिटी है, जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वैली के अंदर में जिनका प्रेजेंस हुआ करता है, उनके द्वारा आप देखिए कि डेट गवर्नमेंट ऑफिस है उनको लॉक किया गया है। जहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हुआ करते हैं स्टेट के अंदर इलेक्शन के रिगार्डिंग में, उनके जो ऑफिस है उनको लॉक किया गया। लोगों का डिमांड है डिफरेंट वे के अंदर में, उनका पर्सपेक्टिव से जो डिमांड है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है? मणिपुर का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, इम्फाल वैली है जो कैपिटल एरिया है। कांगला नाम का एक प्लेस एरिया है जहाँ पे वो सिचुएटेड है। इनका जो मेजरली जो पावर सेंटर से कांगला प्लेस है, जो कि अर्लियर फेज के अंदर में मणिपुर का जो किंगडम हुआ करता था उसका जो रॉयल सीट है वो हुआ करती थी। अभी ईटानगर के बारे में एक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा मेजदा कॉलम के अंदर प्रीलिम्स में,
तो ये तो मणिपुर के बारे में हुआ। कैपिटल है इम्फाल है, और हमने देखा कि जो मणिपुर किंगडम का वो सीट है। बैटल ऑफ इम्फाल है जो भी है, एक वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय 1944 के समय आपको बैटल ऑफ इम्फाल है वो देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि उसी के नेम के बेसिस पे, हमारे लोगों के कंट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर में, हमारा जो इंडियन नेवल फोर्स है उसके अंदर में एक आपको सबमरीन है, INS इम्फाल है, INS इम्फाल नाम का एक सबमरीन है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन मणिपुर के बारे में। लोगों का प्रोटेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनको लॉक किया गया है, वहाँ पे लोगों के द्वारा मैती ग्रुप का जो एक मैती लोगों का जो ग्रुप है उनके द्वारा होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में भी डिस्कशन किया गया है कि कंटिन्यूस टॉक का जो ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के जो दैट पॉलिटिकल पार्टी जो पावर के अंदर में है, जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट समय के अंदर में, वहाँ पे एक कैबिनेट का मीटिंग हुआ। जो टूरिज्म है उसके बारे में कहा गया। टूरिज्म के अंदर में किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर बूस्ट करना है किसी भी एरिया के रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट न्यूट्रल है वो होनी चाहिए। तो उनका ये यहाँ पे डिस्कशन था, कैबिनेट मीटिंग उनके द्वारा किया गया है पहलगाम एरिया के पर्सपेक्टिव से। PM सर के द्वारा टेररिज्म जो आतंकवाद है उसके रिगार्डिंग में कहा गया है। PM सर के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म को एक प्रॉक्सी वॉर के रूप से नहीं यूज करता है। बट आप देखिए उनका जो मिलिट्री का कंटिन्यूस स्ट्रेटजी है, मिलिट्री का जो कंटिन्यूस एक स्ट्रेटजी का ये पार्ट है, मिलिट्री स्ट्रेटजी का ये पार्ट है कि वहाँ पे जो टेररिज्म है उसको वो यूज करें प्रॉक्सी वॉर के रूप से। आप देखिए कि काफ़ी बार उनके द्वारा अपना ही मिलिट्री के जो पर्सन है उनको सेंड कर दिया जाता है हमारे डिफरेंट जो टेरिटोरियल एरियाज़ हैं उसके रिगार्डिंग में। जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के पर्सपेक्टिव से देखा है इंडिपेंडेंस के समय से ही, ऐसे जो वहाँ पे जो ट्राइबल जो लोग हैं उनके साथ में पाकिस्तान मिलिट्री के जो लोग हैं वो सेंड कर दिए गए थे। तो ऐसे आप देखिए कि हमेशा उनके द्वारा जो टेररिज्म है उसको एक स्ट्रेटजी के रूप से यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मानसून के पर्सपेक्टिव से है, मानसून का जो अराइवल है लिटिल बिट अर्ली हुआ है, जो कि एवरेज वे के अंदर में 1 जून का जो डे है उसको हम कंसिडर किया करते हैं कि हमारा जो केरल का कोस्टल एरिया है वहाँ पे मानसून है वो रीच करता है। बट इस समय लिटिल बिट 1 वीक से पहले इसका अराइवल हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है कि 1 वीक का जो अराइवल है किस तरीके से क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, अराइवल कब होगा। तो आप देखिए कि प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है यहाँ पे IMD के द्वारा बेसिकली कि कब इसका अराइवल होगा। मेजरली जो रीजन्स हैं उनको भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो कुछ ऐसे रीजन्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, क्या यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है मानसून के अर्ली अराइवल के रिगार्डिंग में। तो IMD के द्वारा मोर देन अबाउ जो नॉर्मल जो मानसून है उससे ज़्यादा अभी भी रिसेंटली फिर से प्रेडिक्ट किया गया है कि नॉर्मल मानसून से ज़्यादा जो रेनफॉल है वो रिसीव होगा। मानसून की क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे। आप देखिए कि एक तो मानसून का आपको जो टाइम पीरियड है उसमें चेंज देखने के लिए मिलता है पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में। अगर हम कंपेयर करें, कभी डिले होता है, कभी अर्ली अराइवल आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड आप देखिए कि हमारा जो मानसून का जो रेन है उसके भी कुछ यहाँ पे कंसनट्रेटेड, वैसे तो माना जाता है कि 4 मंथ्स के अंदर में हमारा मानसून रेन्स हैं वो रिसीव होती हैं। बट स्टूडेंट्स आप देखिए कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो 4 मंथ है, जून है, जुलाई है, अगस्त और सितंबर है, काफ़ी बार ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि जो 90% रेनफॉल है वो इन्हीं 2 मंथ के समय रिसीव होगा। अगस्त कम्प्लीटली ड्राई चला जाता है, फिर सितंबर में लास्ट समय में रिसीव होता है रेनफॉल। तो इस तरीके से काफ़ी बार आपको जो मानसून के अंदर ब्रेक आपको देखने के लिए मिलता है। IMD के द्वारा आप देखिए कि भारत फोरकास्ट सिस्टम है जिसको भी अडोप्ट किया गया है, IITM पुणे के द्वारा उसको डेवलप किया गया, जिससे कि बेटर वे के अंदर में फोरकास्टिंग है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स डिफेंस के पर्सपेक्टिव से है, एडवांस मीडियम कम्बैट जो एयरक्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग में अप्रूवल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट है जो फाइटर जेट हमको डेवलप करना है इंडिजीनियस लेवल के ऊपर में। अब आप देखिए कि HAL नाम का जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा compete किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ के साथ में, और प्राइवेट कंपनीज़ के साथ में compete करते हुए इंडिजीनियस जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जो फाइटर जेट्स हैं चाइना के द्वारा कुछ J-30 नाम से एक फाइटर जेट है जो पाकिस्तान को दिए गए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में हमारा इंडिजीनियस वे के अंदर में फाइटर जेट्स को डेवलप करने का एक यहाँ पे एक इनिशिएटिव है।
DRDO के जो चीफ हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो चीफ हैं उनको एक्सटेंशन दिया गया है। DRDO का भी स्टेब्लिशमेंट में आया था 1958 के समय में। पर आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में PM के कंट्रोल के अंदर में हुआ करता था, बट आपको प्रेजेंट समय के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ANI नाम का जो न्यूज एजेंसी है उनके द्वारा जो उनके कंटेंट को जो यूज करते हैं उसके बेसिस पे चार्ज करने का बात किया गया। अब जो प्रेस PTI नाम का जो ऑफिशियल है उनके द्वारा कहा गया है कि वो उनके जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर में कंटेंट इस तरीके से बनाते हैं वो उनके वीडियोज़ हैं उनको यूज कर सकते हैं, ये PTI के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि पद्मा अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं जिनको कि रिपब्लिक डे के समय अनाउंस किया जाता है, रिपब्लिक डे की एक डे बिफोर में। तो हमारे जो फॉर्मर CGI हैं JS खेहर साहब हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं जिनको कि अनाउंस किया गया था उनको यहाँ पे ग्रांट है वो किया गया है। एक ईयर के अंदर में 120 के आसपास जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए जा सकते हैं ऐसा माना जाता है। बट आप देखिए कि ऐसा हमने रीड किया है भारत रत्न के बारे में भी, पर रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा 5 पर्सनस हैं, 4 या 5 पर्सन हैं जिनको कि भारत रत्न अवार्ड है वो अनाउंस किया गया था। तो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड किया करता है मैक्सिममली। हमारे जो VD सावरकर साहब हैं उनके रिगार्डिंग में एक पिटीशन फाइल हुआ था जिसको कि कोर्ट के द्वारा डिसमिस है वो किया गया है। VD सावरकर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए। 1857 का जो रिवोल्ट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर में हमारे से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी के बारे में आपको रीड करना है। आपका जो कम्प्लीटली रीडिंग प्रोसेस है एग्जाम के परस्पेक्टिव से होना चाहिए। VD सावरकर साहब के द्वारा 1858 के समय में 1858 के समय में नहीं, बाद में उनके द्वारा 1857 का जो रिवोल्ट है उसको फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है वो बताया गया था। इनके द्वारा उसको प्लान वॉर के रूप से भी कंसीडर किया गया है कि काफ़ी प्लानिंग के बाद में 1857 का जो रिवोल्ट है वो कैरी आउट हुआ। इनका जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं आउटसाइड इंडिया। इनके द्वारा काफ़ी सारे जो कैंपेन हैं वो चलाए गए थे रिवोल्यूशनरी के। काफ़ी सारे जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया हैं वो आउटसाइड इंडिया के अंदर में हुआ करते थे, जिसमें मैडम बीकाजी कामा हैं और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। गदर पार्टी के भी जो लीडर्स हैं जो कि US एंड कनाडा के वहाँ पे मूवमेंट को लीड किया करते थे। इंडियन हाउस का इस्टेब्लिशमेंट है, लंदन के अंदर में इंडियन हाउस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डुगोंग के बारे में है जिसको कि हम सी काऊ के नाम से भी जाना करते हैं। डुगोंग है जिसको कि सी काऊ के नाम से जाना करते हैं और बेसिकली कंसिडर किया जाता है इसको कि ये यहाँ पे इनके द्वारा वेल के साथ में अपना रिलेशन है वो शो किया जाता है। एलिफेंट के साथ में भी इनका जो रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हार्बीवोरस ये मैमल हैं वो हुआ करती हैं, सी एरिया के अंदर में पाया करते हैं। इंडिया के काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे इनका प्रेजेंस हुआ करता था, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे बेसिकली। और आप देखिए कि 2017-18 ईयर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आप गवर्नमेंट के द्वारा जो पाल्क बेका एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डुगोंग का जो कंजर्वेशन का जो सेंचुरी है उसको भी डेवलप किया गया था। IUCN स्टेटस क्या है स्टूडेंट्स? वल्नरेबल इनका IUCN स्टेटस है। इंडिया के अंदर में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर भी ऐड किया गया था जैसे इनके नंबर्स डिक्लाइन हुए। हार्बीवोरस एनिमल है, क्या खाया करता है? सी ग्रास है वो खाया करते हैं। मैमल है सॉरी, यहाँ पे जो डुगोंग है, सी काऊ जो है, सी ग्रास जो है वो इनके द्वारा कंज्यूम की जाती है और काफ़ी सारी अमाउंट के अंदर में कंज्यूम की जाती है क्योंकि जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उसको फुलफिल करने के पर्सपेक्टिव से। रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में डिस्कस करें तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इनका जो मेच्योरिटी लेवल है 9-10 ईयर के समय अचीव होता है, उस समय इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके अंदर भी आप देखिए कि एक बर्थ के बाद में 4 to 5 ईयर या 3 to 4 ईयर का जो गैप है वो हुआ करता है। तो ये डुगोंग्स के बारे में है। ओवर द ईयर्स इनका पॉपुलेशन एक डिक्लाइन सिचुएशन के अंदर में है। ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज करना, ओशन के अंदर पोल्यूशन लेवल का इंक्रीज होना, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से इनका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है वो हुआ है। स्टूडेंट्स, जो ईंट भट्टा का जो एरिया हुआ करता है उसमें हीट को रिड्यूस कैसे किया जाए, एमिशन को कट कैसे किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है। तो आप देखिए कि ओवरऑल हीट के रिडक्शन के बारे में है जिसको हमने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बार रीड किया है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से डिस्कस है वो किया गया। बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से डिस्कस ये किया गया है कि रिसेंटली वहाँ का जो डिफेंस फोर्सेज हैं और जो इंटरिम गवर्नमेंट है
बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है और वहाँ का जो डिफेंस फोर्सेज हैं, वहाँ का डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके डिफरेंसेज हैं वो सामने आए हैं। डिफरेंसेज क्या बोलते हैं, यही बताते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको अपोज किया गया है डिफेंस फोर्सेज के द्वारा, जिसमें एक रिसेंटली इनके द्वारा म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है जहाँ पे रोहिंग्या पर्सनस के अगेंस्ट में एट्रोसिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट में वायलेंस है, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि इनके द्वारा एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, उसको डेवलप करने का बात किया गया, जिसको कि डिफेंस फोर्सेज अपोज करती हैं कि सिक्योरिटी को कंसर्न है वो क्रिएट कर सकता है। से डिफेंस फोर्सेज के द्वारा चैलेंज किया गया या उसके रिगार्डिंग में कंसर्न रेज किए गए, जैसे कि पोर्ट के ऊपर में फ़ॉरन का मैनेजमेंट, चिटगांव पोर्ट का एरिया है जहाँ पे फ़ॉरन कंट्रीज का जो मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न है डिफेंस फोर्सेज का। डिफेंस फोर्सेज का कंसर्न है स्टार लिंक जो इंटरनेट का जो प्रोसेस है, स्टार लिंक इंटरनेट है, उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न है। और आप देखिए कि किसी जो डिफेंस फोर्सेज के द्वारा एड्रेस किया गया था तो उनके द्वारा कहा गया था कि किसी भी तरीके से जो फॉरेन कंट्री हैं उनके प्रेशर के अंदर में हमारे इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं मोहम्मद यूनिस साहब, उनके द्वारा डिसीजंस वो नहीं लेने चाहिए। मिलिट्री आप देखिए कि सिक्योरिटी चैलेंज के रूप से देखता है इन सभी यहाँ पे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको। मिलिट्री के द्वारा सजेस्ट ये भी किया गया है कि इलेक्शन प्रोसेस है उसको आप कैरी आउट कीजिए, इलेक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कीजिए, और इलेक्शन प्रोसेस है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। जो शेख हसीना जो अर्लियर फेज के अंदर पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, उनका जो अवामी लीग जो हुआ करता था उसको जो रिसेंटली वहाँ पे बैन किया है, तो इंक्लूसिव जब तक नहीं होगा इलेक्शन तो आप देखिए कि लोगों का एक सेक्शन का जो ट्रस्ट है वो नहीं डेवलप होगा। कंटिन्यूस अथॉरिटी के अगेंस्ट में जो आपको जो इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए मिल देंगी। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो एक अनइलेक्टेड लीडर हैं। कंटिन्यूस कयोस एंड अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन है वो बांग्लादेश के अंदर में है प्रेजेंट समय के अंदर। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर कयोस को रोकना है, अनसर्टेनिटी को रोकना है, इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन भी इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव कैसे कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक सेक्शन ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सेक्शन है उनको अलाउ किया जाए। इस तरीके से अवामी जो लीग है उसको बैन किया जाएगा, तो इंक्लूसिव जो इलेक्शन है वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि जब रिसेंटली जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 24 के जनवरी के समय में, 23 के दिसंबर के समय में, तो वहाँ पे जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा उनको बाइकआउट किया गया था। और शेख हसीना मैम है जो आप देखिए कि बिना किसी फाइट के वो एक इमर्ज होती हैं लीडर के रूप से। एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन किया गया है कि जब भी समर का समय आता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी भी आप देखिए कि बूस्ट हुआ है। ट्रेडिशनल जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग में जो कोल बेस प्लांट्स हैं वहाँ से भी एनर्जी बूस्ट हुआ है। बट हमारा जो पीक समय के अंदर में एनर्जी प्रोसेस को जो मैनेज करना, एनर्जी प्रोसेस को यहाँ पे मीट करना अनेबल सिचुएशन है वो क्रिएट होता है अभी भी हमारे कंट्री का। तो स्टूडेंट्स रोबस्ट इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ हुआ है ओवर द पास्ट 1-2 डिकेड के अंदर में। ओवर द पास्ट 1-2 डिकेड के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के भी यहाँ पे। और फिर भी आप देखिए कि मीट करना इम्पॉसिबल है, तो क्या हमें यहाँ पे करना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ किया गया है, या एनर्जी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी कुछ डिसीजंस हैं वो लिए गए थे। जैसे कि उजाला स्कीम एक लाई गई थी जिसमें लोगों को एलईडी जो बल्ब्स हैं वो दिए गए थे, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में एलईडी बल्ब्स उनको दिए गए। आप देखिए कि स्ट्रीट लाइट का जो एरिया है, स्ट्रीट लाइट का आप देखिए कि यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पे भी एलईडी बल्ब्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा। नॉर्मल जो लाइटिंग प्रोसेस है उससे यहाँ पे चेंज करते हुए, जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, उसके रिगार्डिंग में एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स आई हैं। बट यहाँ पे अगर हमें अचीव करना है तो रैपिड जो अर्बनाइजेशन है उसके अंदर में लोगों का रैपिड अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर में इंक्रीज है, लोग अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट करते हैं। एनर्जी का डिमांड भी उसके लिए उसके साथ में इंक्रीज होता है। एनर्जी डिमांड इंक्रीज होता है तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए उस डिमांड को हम फुलफिल कर सकें। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आप देखिए कि कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूएस एंड चाइना के बाद में। और 70% जो एनर्जी का जो डिमांड है हमारे यहाँ पे कोल एरिया से हुआ करता है। तो एनर्जी सेक्टर के बारे में था, जो हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उनके द्वारा भी कहा गया है कि हमें जो डिमांड को अगर यहाँ पे मैच करना है, एनर्जी एफिशिएंसी जो स्कीम है उसको हमें
मैच करना है तो डिमांड के रिगार्डिंग में जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट है वो करना चाहिए। जर्मनी के साथ में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके 25 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। जर्मनी के जो डिप्लोमेट हैं वो बताते हैं कि इंडिया और जर्मनी का जो पार्टनरशिप है, आईआर के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एरियाज आपको पता होने चाहिए। तो वो बताते हैं कि इंडिया और जर्मनी का जो रिलेशन है 4 पिलर्स के ऊपर में डिपेंड है। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे है पीस है, प्रोस्पेरिटी है, पीपल है और फ्यूचर है। पीस है, प्रोस्पेरिटी है, पीपल है, मीन्स क्या हमारे यहाँ पे बोथ कंट्रीज पीस को प्रमोट करते हैं, टेररिज्म को कंडेम करते हैं। फिर आप देखिए कि प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करते हैं, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है इंडिया और जर्मनी के जो लोग हैं उनका बूस्ट हुआ है। और फ्यूचर के समय में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज हो या जो अदर इश्यूज हैं, उसके रिगार्डिंग में भी बोथ कंट्रीज का कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के अंदर में डिस्कस करते हुए कहा गया कि अभी 25 ईयर्स हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के कंप्लीट हुए हैं। तरंग शक्ति नाम से हम यहाँ पे नेवल को तरंग शक्ति नाम से हम यहाँ पे एक नेवल कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट करते हैं। कंपनीज आप देखिए कि 2000 के आसपास जो जर्मन कंपनीज हैं उनका एक्टिव इंगेजमेंट बताया गया है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट रिसेंटली मेरठ और दिल्ली को कनेक्ट करने वाला, वो भी जर्मनी के द्वारा आप देखिए कि उसके अंदर में सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं बोथ कंट्रीज़ के इंक्रीज हुए हैं। प्रेजेंट समय में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में स्टडी के लिए, जॉब के लिए जाया करते हैं। और स्टूडेंट्स ग्रीन डेवलपमेंट को फ्यूचर है वो बताते हुए बोथ कंट्रीज़ के कोऑपरेशन है उसका भी यहाँ पे मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स इजराइल के बारे में है। इजराइल के जो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल हैं उनके द्वारा पीएम का एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस चीफ का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको यहाँ पे कहा गया है कि जो इलीगल वे के अंदर अपॉइंटमेंट है वो उनके द्वारा किया गया। जापान के द्वारा कहा गया है फिलीपाइंस के सी एरिया के अंदर में चाइना का जो कंटिन्यूस आप देखिए कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे कैरी आउट है, और वहाँ पे किसी भी कंट्री को नोटिफाइड है वो नहीं किया गया है जो वहाँ से एरिया है वो शेयर करते हैं। ट्रंप के द्वारा कहा गया कि जो पुतिन हैं जो रसिया के पॉलिटिकल लीडर हैं कंटिन्यूस फायर के साथ में खेल रहे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यूस अटैक्स हैं वो किए गए हैं। और यूरोपियन यूनियन के द्वारा कुछ लोन है वो अप्रूवल किया है इस अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर में वहाँ के लीडर्स को। बांग्लादेश के आप देखिए कि टॉप कोर्ट के द्वारा एक्विट किया गया है, एक इस्लामिक जो लीडर हैं उनको एक्विट किया गया है, उनका जो पनिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में। और यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं उनके द्वारा इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं कंटिन्यूस सिविलियन लोकेशन के ऊपर में उसको भी कंडेम किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। जो आपको होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर में ज़रूर से बताना। आपको यहाँ पे एक होमवर्क है, तो पार्ट सी का पार्ट था या नहीं था मणिपुर स्टेट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।